हम में से बहुत से लोग एक खतरनाक भ्रम में जीते हैं, मिथ्स की एक आरामदायक चादर में, जिसे हमने उस हवा के चारों ओर बुना है जिसमें हम सांस लेते हैं। एक आम धारणा यह है कि वायु प्रदूषण पूरी तरह से सर्दियों की घटना है। हम नवंबर में अपने शहरों पर थिक ग्रे स्मॉग को उतरते हुए देखते हैं और हम खराब हवा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब गर्म महीने आते हैं और विजिबल हेज छंट जाती है तो हम सामूहिक रूप से राहत की सांस लेते हैं, यह मानकर कि मॉर्निंग फॉग के साथ समस्या गायब हो गई है। यह एक जरूरी गलतफहमी है। जबकि प्रदूषण का स्तर सर्दियों के दौरान मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, प्रदूषक खुद पूरे साल हमारी हवा में मौजूद रहते हैं, हर दिन चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। एक और वाइड स्प्रेड और खतरनाक गलतफहमी एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI के इर्द गिर्द घूमती है। हम 150 या 200 जैसे नंबर देखने के आदी हो गए हैं और सोचते हैं यह इतना बुरा नहीं है। हम इसे गुड एयर डे भी मान सकते हैं, खासकर जब इसकी तुलना 400 या 500 के खतरनाक स्तरों से की जाए जो हम पीक पोल्यूशन सीजन के दौरान देखते हैं। हालांकि वास्तविकता बिल्कुल अलग और बहुत अधिक अलार्मिंग है। 150 से 200 का AQI, जिसे हम कैजुअली मॉडरेट मान लेते हैं, वास्तव में डीपली अनहेल्थी है। ये प्रदूषकों की एक ऐसी सांद्रता को दर्शाता है जो ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा निर्धारित सुरक्षा सीमाओं से कई गुना अधिक है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO सुरक्षित हवा की क्वालिटी के लिए सख्त दिशा निर्देश तय करता है, ऐसे स्टैंडर्ड्स जिन्हें भारत का अधिकांश हिस्सा बहुत बड़े अंतर से पूरा करने में विफल रहता है। WHO के अनुसार सुरक्षित PM 2.5 स्तरों के लिए एनुअल एवरेज सिर्फ 5 माइक्रोग्राम्स प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इसके विपरीत भारत की एक बड़ी आबादी PM 2.5 स्तरों वाली हवा में सांस लेती है, जो इस सुरक्षित सीमा से 10 गुना से अधिक है, जिसे हमने अपनी न्यू नॉर्मल के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। वह ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की एक स्थायी स्थिति है। जहरीली हवा का यह नॉर्मलाइजेशन शायद सबसे इंसीडियस थ्रेट है, क्योंकि यह एक रिलेंटलेस क्राइसिस के सामने कंप्लेसनी और इनएक्शन पैदा करता है। धारणा और वास्तविकता के बीच का यह अंतर ही असली खतरा है। प्रदूषण को एक सीजनल असुविधा के रूप में मानकर या खतरनाक रूप से उच्च AQI संख्याओं को स्वीकार्य मानकर हम अपनी सुरक्षा कम कर रहे हैं। हम एक इनविजिबल एनिमी को अपने घरों, अपने शरीर और अपने बच्चों के जीवन में बिना किसी लड़ाई के घुसपैठ करने दे रहे हैं। स्वच्छ हवा की दिशा में पहला कदम इन मिथ्स को तोड़ना और असहज सच्चाई का सामना करना है। भारत में हवा अपने अधिकांश नागरिकों के लिए असुरक्षित है, न केवल कुछ महीनों के लिए बल्कि पूरे साल। समस्या सिर्फ सर्दियों का स्मॉग नहीं है, यह वह टॉक्सिक कॉकटेल है जिसे हम हर एक सांस के साथ अंदर लेते हैं। तो यह अदृश्य खतरा क्या है जिसके बारे में विशेषज्ञ हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं? मुख्य अपराधी PM 2.5 नामक एक प्रदूषक है। यह शब्द पार्टिकुलेट मैटर को संदर्भित करता है, जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे कम होता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए एक मानव बाल लगभग 70 माइक्रोमीटर्स मोटा होता है। इसका मतलब है कि आप एक बाल की चौड़ाई में लगभग 30 PM 2.5 कणों को फिट कर सकते हैं। उनका माइक्रोस्कोपिक आकार ही उन्हें इतना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बनाता है। वे इतने महीन और हल्के होते हैं कि वे लंबे समय तक हवा में निलंबित रह सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी श्वसन प्रणाली में गहराई तक जा सकते हैं और हमारी शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों जैसे नेजल हेयर और म्यूकस को बायपास कर सकते हैं। एक बार सांस लेने के बाद ये छोटे कण केवल फेफड़ों में नहीं रुकते हैं। उनका छोटा आकार उन्हें हमारे फेफड़ों के ऊतक के सबसे गहरे रिसेसेस में प्रवेश करने और सीधे हमारे रक्त प्रवाह में जाने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए एक टाइनी टॉक्सिक इन्वेडर जिसके पास आपके शरीर के हर हिस्से की चाबी है। रक्त प्रवाह से PM 2.5 कण लगभग किसी भी अंग तक पहुंच सकते हैं, जिसमें दिल, दिमाग, लीवर और गुर्दे शामिल हैं। ये केवल धूल नहीं है,
ये सूट टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स और बायोलॉजिकल मैटर का एक जटिल मिश्रण है। एक बार हमारे सिस्टम के अंदर ये टॉक्सिक कॉकटेल सूजन पैदा कर सकता है, सेल्यूलर डैमेज का कारण बन सकता है और हमारे अंगों के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकता है, जिससे कई पुरानी बीमारियों की नींव पड़ सकती है। हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव विनाशकारी और व्यापक है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। वयस्कों के लिए PM2.5 के लंबे समय तक संपर्क का सीधा संबंध बीमारियों की एक भयानक सूची से है। यह दिल के दौरे, स्ट्रोक, अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों और विभिन्न प्रकार के कैंसर, विशेष रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को काफी बढ़ाता है। हाल के अध्ययनों ने वायु प्रदूषण को डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साथ ही डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक इश्यूज से भी जोड़ा है। यह एक साइलेंट किलर है जो जीवन काल को छोटा करता है और लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब करता है, जिन्हें शायद अपनी पीड़ा का मूल कारण भी नहीं पता होता है। बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेटली वल्नरेबल होते हैं। उनके फेफड़े, दिमाग और प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है और उनकी श्वसन दर वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के वजन के सापेक्ष अधिक प्रदूषक अंदर लेते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में अध्ययनों ने बच्चों में इंपेयर्ड लंग डेवलपमेंट के अलार्मिंग एविडेंस दिखाए हैं, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि वे स्थायी रूप से कम फेफड़ों की क्षमता के साथ बड़े हो सकते हैं। यह एक हैंडीकैप के साथ दौड़ शुरू करने जैसा है जिसे आप कभी दूर नहीं कर सकते। नुकसान कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक फैलता है। वायु प्रदूषण के संपर्क का संबंध कम IQ स्कोर और ऑटिज्म जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बढ़ते जोखिम से है। हम संक्षेप में एक पूरी पीढ़ी के स्वास्थ्य और भविष्य की क्षमता से समझौता कर रहे हैं। जब हम भारत के वायु प्रदूषण संकट की बात करते हैं, तो बातचीत अक्सर दिल्ली और व्यापक इंडो गैंगेटिक प्लेन पर अटक जाती है। राजधानी में दिवाली के बाद के स्मॉग और सर्दियों के हेज की ड्रामेटिक इमेजेस ने इसे देश की जहरीली हवा का पोस्टर चाइल्ड बना दिया है। जबकि उत्तर भारत में स्थिति अनडिनायबली गंभीर है, यह मानना एक गंभीर गलती है कि यह एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है जो एक क्षेत्र तक सीमित है। सच यह है कि वायु प्रदूषण संकट ने देश के कोने कोने में अपने जहरीले टेंटिकल्स फैला रखे हैं। यह उत्तर भारत की समस्या नहीं है, यह एक पैन इंडियन एपिडेमिक है जो किसी को नहीं बख्शता। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के तटों तक भारत भर के शहरों के डेटा एक गंभीर और अनडिनायबल तस्वीर पेश करते हैं। जबकि दिल्ली अक्सर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के चार्ट्स में शीर्ष पर रहता है, अन्य मेट्रोपॉलिटन हब्स ज्यादा पीछे नहीं हैं। कोलकाता, मुंबई और पटना जैसे शहर अक्सर वायु गुणवत्ता के स्तर को सीवियरली अनहेल्थी और WHO सुरक्षा दिशा निर्देशों से कहीं अधिक रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक कि बेंगलुरु का तथाकथित गार्डन सिटी और हैदराबाद का IT हब, जो कभी अपने प्लेजेंट क्लाइमेट्स के लिए जाने जाते थे, अब बढ़ते प्रदूषण स्तरों से जूझ रहे हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इन शहरों के निवासी तेजी से श्वसन संबंधी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, जो सीधे उस बिगड़ती हवा से जुड़ी हैं जिसमें वे हर दिन सांस लेते हैं। समस्या मेगा सिटीज से परे फैली हुई है। टियर 2 और टियर 3 के दर्जनों शहर, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ से लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और छत्तीसगढ़ के रायपुर तक दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरी क्षेत्रों की सूची में लगातार शामिल होते हैं। इन छोटे शहरों में तेजी से अक्सर अनियमित औद्योगिकरण और शहरीकरण प्रदूषण हॉटस्पॉट्स बना रहे हैं, जो बड़े मेट्रोज की तुलना में उतने ही खतरनाक, अगर अधिक नहीं तो हैं। यह नैरेटिव कि स्वच्छ हवा अभी भी उपलब्ध है यदि आप बड़े शहरों से दूर चले जाते हैं, तेजी से एक मिथ बन रहा है। स्मॉग हमारा पीछा कर रहा है, देश के हार्टलैंड में फैल रहा है। प्रदूषण का यह भौगोलिक फैलाव एक महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे आप दक्षिण के एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस में रहते हो या मध्य प्लेन्स के एक छोटे औद्योगिक शहर में। आप शायद ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। प्रदूषण के स्रोत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में थोड़े भिन्न हो सकते हैं।
लेकिन अंतिम परिणाम वही है, एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। वायु प्रदूषण को एक क्षेत्रीय संकट के बजाय वास्तव में एक राष्ट्रीय संकट के रूप में पहचानना, इससे निपटने के लिए एक व्यापक और प्रभावी रणनीति तैयार करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ हवा के लिए लड़ाई एक यूनाइटेड लड़ाई होनी चाहिए, जो हर शहर, कस्बे और गांव में लड़ी जाए। किसी समस्या को हल करने के लिए हमें पहले उसकी जड़ों को समझना होगा। भारत का वायु प्रदूषण किसी एक कारक के कारण नहीं है, बल्कि ऑनेस्टली कई स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन का एक जटिल कॉकटेल है, जो सभी उस जहरीली हवा में योगदान करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। एक प्रमुख योगदानकर्ता खासकर शहरी क्षेत्रों में व्हीक्यूलर इमिशंस है। कारों, मोटरसाइकिलों, ट्रकों और बसों की बढ़ती संख्या, जिनमें से कई प्रदूषित डीजल ईंधन पर चलती हैं और सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करती है। PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की एक स्थिर धारा वातावरण में छोड़ती है। हमारे शहर ट्रैफिक से चोक्ड है और हमारे फेफड़े उस एग्जॉस्ट फ्यूम से चोक्ड हैं जो यह ट्रैफिक अपने पीछे छोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण स्रोत कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन इंडस्ट्री है। जैसे जैसे हमारे शहर तेजी से फैल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स प्रिटी मच हर जगह हो गए हैं। ये साइट्स धूल और पार्टिकुलेट मैटर के विशाल बादल पैदा करते हैं, जिन्हें अक्सर अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाता है, जो मीलों तक यात्रा करने और हमारे घरों और फेफड़ों में बसने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके साथ ही म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ओपन बर्निंग एक आम और खतरनाक अभ्यास है। अपर्याप्त वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़ी मात्रा में कचरा, जिसमें प्लास्टिक्स और अन्य टॉक्सिक मटेरियल्स शामिल हैं, जलाया जाता है, जिससे डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस जैसे कार्सिनोजेंस का एक डेडली मिक्स सीधे उस हवा में निकलता है जिसमें हम सांस लेते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और पावर जनरेशन प्रदूषण पजल का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। कई उद्योग, विशेष रूप से शहरों के आसपास के डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल जोन्स में, खराब उत्सर्जन नियंत्रण के साथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जारी रखते हैं। इस श्रेणी में सबसे बड़ा एकल स्रोत ऊर्जा के लिए कोयले पर हमारी निर्भरता है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और मर्क्यूरी जैसे भारी धातुओं की भारी मात्रा का उत्सर्जन करने के लिए कुख्यात है। जबकि हमारे राष्ट्र को बिजली प्रदान करते हैं, वे अपने आसपास रहने वाले समुदायों में हवा और पानी को दूषित करके एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य की कीमत पर विकास का एक विशिष्ट साइकिल बन रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वाहनों के लिए सख्त भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स की शुरुआत और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज। जबकि ये सही दिशा में कदम है, उनका कार्यान्वयन धीमा रहा है और उनका प्रभाव सीमित है। उदाहरण के लिए NCAP के नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं, जिसका अर्थ है कि उन शहरों के लिए कोई कानूनी परिणाम नहीं है जो अपने प्रदूषण कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं। समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है और वर्तमान उपाय एक बाल्टी का उपयोग करके एक महासागर को खाली करने जैसा लगता है। इस संकट में वास्तविक सेंध लगाने के लिए एक बहुत अधिक आक्रामक, लीगली बाइंडिंग और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता है। इस परिमाण के संकट का सामना करते हुए असहाय महसूस करना आसान है। हालांकि जबकि सिस्टमिक बदलाव आवश्यक है, ऐसे प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल कदम हैं जो हम अपने घरों के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार करके अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए उठा सकते हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक HEPA या हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स से लैस एयर प्यूरिफायर्स का उपयोग करना है। ये फिल्टर्स 99.9% से अधिक कणों को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें खतरनाक PM 2.5 भी शामिल है। कम बजट वालों के लिए एक हाई क्वालिटी फिल्टर जैसे MERV13 को एक साधारण बॉक्स फैन से बांधकर एक डू इट योरसेल्फ एयर प्यूरिफायर बनाना एक रिमार्केबली इफेक्टिव और लो कॉस्ट विकल्प हो सकता है। एयर प्यूरिफायर्स के अलावा साधारण हाउसकीपिंग हैबिट्स एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं।
प्रदूषित बाहरी हवा को अंदर रिसने से रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाजों में किसी भी दरार या गैप को सील करना महत्वपूर्ण है। फर्श को साफ करने के लिए झाड़ू लगाने के बजाय गीले पोछे का उपयोग करना भी अत्यधिक अनुशंसित है, क्योंकि झाड़ू लगाने से जमी हुई धूल के कण उड़ते हैं और उन्हें हवा में फिर से निलंबित कर देते हैं, जबकि पोछा उन्हें फंसा लेता है। स्नेक प्लांट्स या स्पाइडर प्लांट्स जैसे कुछ प्रकार के इंडोर पौधों को लाना भी मदद कर सकता है, हालांकि उनका प्रभाव मामूली है। उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझदारी से किया जाना चाहिए। खिड़कियां केवल उन घंटों के दौरान खोलें जब बाहरी प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम हो, जिसे विभिन्न AQI ऐप्स पर जांचा जा सकता है। यह समझना अनिवार्य है कि यह लड़ाई हमारी तत्काल स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। यह हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक लड़ाई है। स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार उतना ही बुनियादी है जितना कि स्वच्छ पानी और भोजन का अधिकार। जब हमें जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह स्वस्थ जीवन के हमारे अधिकार का उल्लंघन है। हर दिन जब हम इस संकट को जारी रहने देते हैं, तो हम अल्पकालिक अनसस्टेनेबल लाभों के लिए अपने समाज की दीर्घकालिक भलाई का त्याग करने का विकल्प चुन रहे हैं। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, ये एक गहरा सोशल जस्टिस इश्यू है, जिसे हमारे तत्काल और निरंतर ध्यान की आवश्यकता है। हम एक महत्वपूर्ण जंक्चर पर खड़े हैं। आज हम जो विकल्प चुनते हैं, वह हमारे बच्चों और पोते पोतियों द्वारा सांस ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता निर्धारित करेगा। हमें अपने नीति निर्माताओं से और अधिक मांग करनी चाहिए, सख्त नियमों और प्रवर्तन के लिए दबाव डालना चाहिए और उद्योगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत चिंता को सामूहिक कार्रवाई में बदलना चाहिए। स्वच्छ हवा के लिए लड़ाई हमारे भविष्य के लिए लड़ाई है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे बच्चे बिना डर के बाहर खेल सके, जहां एक गहरी सांस जीवन का स्रोत हो, न कि बीमारी का स्रोत। आज हम जो मास्क देखते हैं, वह एक चेतावनी है। अगर हम अपनी हवा के बारे में सच्चाई को मास्क करना जारी रखते हैं, तो हमारे चेहरों को मास्क करना एक दैनिक आवश्यकता बन सकता है।